नमस्कार दोस्तों। तो चलते हैं वही मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। मतलब आपका काम सीखना और मेरा काम सिखाना। तो एक शिक्षक और शिक्षार्थी जब तक इस व्यवसाय में है तब तक हम इसी क्रम में, इसी दौड़ के मैदान में दौड़ते रहते हैं। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते आपके सामने आता हूं। मैंने क्यों कहा मियाँ की दौड़ मस्जिद तक? तो मेरा काम है प्रतिदिन आपको किसी न किसी रूप में अपने विषय का नाम क्या है दोस्तों? बीएड सेकेंड ईयर में अधिगम का आकलन है ना, सेकंड पेपर। और इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के आधार पर मैंने ये बोला है क्या, मियाँ की दौड़ मस्जिद। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा काम जो है मैं वही करूंगा और आपका जो काम है आप वह करोगे। अर्थात मेरा काम है रोजाना ईमानदारी से, मेहनत से, सच्चाई से आपको अपने विषय के किसी एक टॉपिक को क्लियर करवाना मीन्स सिखाना। क्योंकि मेरे अंदर ये एक अभिक्षमता है और आपका काम है उसको अधिगम करना, उसको दिल की गहराइयों से सीखना, उसको ईमानदारी से सीखना। तो दोस्तों मैंने इसी दरमियान टॉपिक का नाम बोल दिया। टॉपिक का नाम है दोस्तों आज अभिक्षमता। क्या है? अभिक्षमता, है ना, एप्टीट्यूड। इसी को हम कहते हैं अभियोग्यता। अभिक्षमता को क्या कहते हैं? अभियोग्यता। क्या है अभिक्षमता? दोस्तों देखो ऐसे कई वर्ड्स आपको साइकोलॉजी में भी आते हैं और ये टॉपिक जो है ना अभिक्षमता, ये साइकोलॉजी का टॉपिक है और जिसको आपको आपके लिए भावी शिक्षक होने के नाते सीखना जरूरी है। अभिज्ञता क्या है? तो ये चीजें आपको जब आप पूर्ण शिक्षक बन जाएंगे, अर्थात जब आप क्लास में छात्रों को पढ़ाने लग जाएंगे तब काम आएंगे। अभिरुचि क्या होती है, अभिक्षमता क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होती है, मैं सिखाऊंगा आपको। तो आज आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता किसे कहते हैं? पहले तो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसका सार बता दूं, फिर हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभिक्षमता क्या है? देखो, भावी कार्य को करने की क्षमता का वर्तमान में अनुमान लगा लेना ही अभिक्षमता। बस इसको याद रखो। मतलब अभिक्षमता का संबंध भविष्य से होता है। देखो एक शब्द और है तब आप उसकी तुलना करना। एक होता है केवल क्षमता, क्षमता या योग्यता, और एक होता है अभिक्षमता। अब देखो इन दोनों में अंतर। एप्टीट्यूड है कैपेसिटी, अभिक्षमता। क्या मतलब क्या है इनमें अंतर? क्षमता को देखते पहले। आज मैं 20 किलो वजन उठा सकता हूं, क्या हो गई? मेरी क्षमता हो गई आज वर्तमान, ठीक है। और भविष्य में मैं इतना अपने आप को शक्तिशाली बना लूंगा कि मैं 20 किलो नहीं 50 किलो वजन उठा सकता हूं। तो वो क्या हो जाएगी? मेरी अभिक्षमता, भविष्य। इसलिए दोस्तों
देखो क्षमता का पता लगाना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन हमारी आवश्यकता है एक शिक्षक होने के नाते, एक माँ बाप होने के नाते, कि हम बालकों का और अपने छात्रों का भविष्य की क्षमता का या अभिक्षमता का अनुमान पहले से लगाना। क्यों? देखो ये एक ऐसा शब्द है दोस्तों, ये ऐसी अभिक्षमता एक ऐसी शारीरिक और मानसिक शक्ति है बालकों की या व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भिन्नता पैदा करते। बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, अभिक्षमता ही व्यक्तिगत भिन्नता पैदा करती है। कैसे? देखो एक व्यक्ति किसान के रूप में हल जोतने में माहिर है, बहुत तीव्र गति से और अच्छे से हल जोत देता है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति एक शिक्षक होने के नाते क्लास में पढ़ाने में माहिर है, एक तीसरा व्यक्ति प्रशासनिक कार्य करने में माहिर है, एक व्यक्ति बोलने में माहिर है, राजनेता, एक व्यक्ति लिखने में माहिर है, लेखक। ये अंतर किसने पैदा किया? ये अंतर पैदा करने का आधार है दोस्तों अभिक्षमता। क्या है? अभिक्षमता। तो आप समझ गए कि अभिक्षमता एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता पैदा होती है, और इसी के द्वारा वर्तमान में हम बालक या व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं का, भविष्य में वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, इसका अनुमान लगाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, किसान का दिया, प्रशासनिक अधिकारी का दिया, शिक्षक का दिया, हम छात्रों का उदाहरण लेते हैं। 10th में किसी बालक ने मैथमेटिक्स में 90% प्राप्त की। 90% प्राप्त करना तो क्या होगी उसकी योग्यता। लेकिन अब हम देखो अनुमान लगा रहे हैं एक माँ बाप और एक शिक्षक होने के नाते कि ये बालक की तो 10th में मैथमेटिक्स में रुचि है, इसे आगे चलकर मैथमेटिक्स दिला देनी चाहिए ताकि इसका व्यवसाय, अच्छा व्यवसाय चयन का अनुमान हम किससे लगाते हैं? अभिक्षमता से, कि आगे चलकर के इंजीनियर बन जाएगा, लगाया अनुमान। या फिर फेल हो गया, हमने अनुमान लगा लिया कि इसको घर बैठा दो, ये नहीं पढ़ पाएगा, चलो टाइम और पैसा खराब करो। तो क्या अनुमान ही तो है ये अनुमान लगाना ही क्या है दोस्तों? अभिक्षमता। समझ गए आप? अब आते हैं हम आगे कि अभिक्षमता के बारे में और हम क्या जाने दोस्तों। बहुत अच्छी बातें बताने जा रहा हूं आपको कि अभिक्षमता या अभियोग्यता मापन का मुख्य उद्देश्य, अभिक्षमता मापन का, अभिक्षमता मापन का मुख्य उद्देश्य बालक की छिपी प्रतिभा का पता लगाना, बालक की छिपी प्रतिभा का पता लगाना है ना। किसका पता लगाना है? छिपी हुई प्रतिभा का, उसके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हुई है उनको, उनका पता लगाना और उसकी पहचान करना तथा उसे उचित पर्यावरण देना, उसकी पहचान करना तथा उसे उचित, बहुत अच्छा वाक्य है, उचित पर्यावरण उचित पर्यावरण। मैंने छात्रों को उदाहरण लिया कि 10वीं में बालक ने 90% बनाई, हम उसे पर्यावरण देंगे। कैसे देंगे पर्यावरण? कि भाई बालक की मानसिक क्षमता बहुत उच्च है ना, इससे तो हम
भेज देते आगे कंपटीशन की तैयारी के, है ना, जेई मेंस की तैयारी के लिए भेज, मेडिकल की तैयारी के लिए भेज देते हैं। तो ये तैयारी के लिए भेजना क्या है? उचित माहौल देना या घर का माहौल अच्छा बनाना, अधिगम योग्य बनाना, है ना, ताकि बालक उस माहौल में अपना और अच्छा दे सके। ठीक है ना। लेकिन कब दिया हमने उसको अच्छा माहौल? जब हमने उसकी मानसिक क्षमताओं का पहले से पता लगा लिया, अनुमान लगा। तो वो अनुमान लगाना क्या है? अभिक्षमता, एक बात। दूसरी बात, वो अभिक्षमता से ही तो हमने बालक को दिशा निर्देशित किया कि आपको इस व्यवसाय में जाना चाहिए, आपको इसका ये काम कर लेना चाहिए, आपको ये विषय लेना चाहिए आगे चल करके। ये किसके आधार पर निर्देशन देते हैं, परामर्श देते हैं? हम अभिक्षमता के आधार पर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं इसी क्रम में। अब बालक, देखो ये हमारी जिम्मेदारी है, किसकी? एक शिक्षक की, एक माँ बाप की, समाज की, कि हम अभिक्षमताओं के आधार पर अनुमान, हाँ क्या जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक बालक की, अपने छात्रों की अभिक्षमताओं का पता लगाएं। तभी तो आए क्या? अभिक्षमता मापन। अभिक्षमता माप, अब बताऊंगा मैं आपको टेस्ट, अभिक्षमता के टेस्ट कौन कौन से हैं आज ही बताऊंगा। तो हम उन अभिक्षमता टेस्ट से, अभिक्षमता मापन से बालक की अभिक्षमताओं का पता लगाते हैं, और ये लगाना चाहिए, ये हमारी उनसे बड़े होने की या समझदार होने की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, ये अभिक्षमता है कि अभिक्षमता में बालक या व्यक्ति को उसकी अभियोग्यता एवं रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाती है। क्या है? हमने अभिक्षमता के अनुसार उस बालक की क्षमताओं का पता लगा लिया। अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी अभिक्षमता एवं रुचि के अनुसार उसे शिक्षण दे, प्रशिक्षण दे, या व्यवसाय के लिए तैयार करें, है ना। ये मैंने बताया ना आपको कि किसी बालक को हमने आगे तैयारी के लिए भेज दिया, तो ये क्या है? उसकी अभिक्षमता के अनुसार उससे तैयारी के लिए भेज दिया। या किसी बालक की देखा हमने कि साइंस में इसके परसेंट, साइंस में इसकी रुचि है क्योंकि परसेंटेज इसीलिए ज्यादा बनी है, उसकी रुचि का हमने अनुमान लगाया और हमने उस बालक को उसी के अकॉर्डिंग आगे भेज दिया। उससे क्या होगा कि बालक की अक्षमता और बालक की रुचि के अनुसार जब हम उसे किसी क्षेत्र में भेजेंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, है ना। और जब हम अपने अनुसार उससे कहीं किसी काम के लिए भेजते हैं जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं है, ना उसके पास इसकी योग्यता है, ना उसके पास ये क्वालिटी है, तो वो बालक समय, श्रम और धन तीनों की बर्बादी करके असफल होकर के घर वापस आ जाता है। तो दोस्तों, अभिक्षमता का पता लगाना, उसकी आंतरिक या छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाना और उसकी रुचि और अभियोग्यता के अनुसार, अभियोग्यता या क्षमता के अनुसार उसे किसी व्यवसाय में भेजना। व्यवसाय का मतलब समझ रहे हो ना, तो केवल दुकानदारी नहीं, व्यवसाय का मतलब होता है किसी कोई सब्जेक्ट उसे दिलवाना, या फिर किसी प्रशिक्षण में भेजना, या आगे कोई हायर एजुकेशन के लिए भेजना, है ना। कोई भी प्रशिक्षण, मेडिकल का प्रशिक्षण या फिर इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण, या आपके टीचर एजुकेशन मतलब शिक्षक बनने का प्रशिक्षण, बीएड, एसटीसी वगैरह, तो ये किस आधार पर होना चाहिए? बालक की अभियोग्यता और बालक की अभिरुचि के आधार। लेकिन कब होगा? जब हम उसकी छिपी हुई प्रतिभाओं का, उसकी रुचि का और उसकी अक्षमताओं का पता पहले से लगा। अब समझ गया अब अभियोग्यता या अक्षमता क्या है? अंतर याद रखना, क्षमता अलग चीज है और अभिक्षमता अलग चीज है। क्षमता तो वर्तमान की शक्ति है ना। मैंने या किसी बालक ने 5 के टेबल को बोलकर सुना दिया, तो ये तो क्या हो गई? क्षमता। या किसी बालक ने 2 किलो वजन उठा लिया मतलब वर्तमान हो गया, तो ये तो उसकी क्षमता हो गई।
और ये बालक भविष्य में 10 किलो वजन उठा सकता है। ये बालक भविष्य में गणित के फॉर्मूलों को काम लेकर के गणित के सवाल हल कर सकता है। भविष्य की बात है, पहले से अनुमान लगा लिया। ये क्या हुई? उसकी अभिक्षमता। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आगे देखें अभिक्षमता की एक परिभाषा देख लो। चलो क्या है? एक फ्रीमैन है ना, किसने दी है अभिक्षमता की एक परिभाषा? फ्रीमैन ने दोस्तों क्या परिभाषा दी है अभिक्षमता की? अभियोग्यता एक स्थिति या विशेषताओं का समूह है। अभियोग्यता एक स्थिति या विशेषताओं का समूह है ना, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष, अब देखो और क्लियर हो जाएगा, ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण, अधिगम आदि की योग्यता विकसित करता देखो क्या है? अभियोग्यता एक स्थिति या विशेषताओं का समूह है जिसके द्वारा किसी विशेष ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण, अधिगम और भी चीज जोड़ सकते हैं। भाषा सीखना है ना, चलना सीखना, बोलना सीखना है ना, एटीट्यूड मतलब व्यवहार का धारण करना, सब कुछ इसमें आ जाता है ना। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। कोई विशेष ज्ञान का मतलब कि मैं इतिहास का शब्द, इतिहास में ये बालक बहुत अच्छा बन सकता है। कौशल क्या होता है? कौशल किसे कहते हैं जानते हैं आप? देखो, किताबी ज्ञान प्राप्त करना अलग चीज है, वो तो हो गया अधिगम सीख। कौशल क्या है? कौशल शारीरिक या यांत्रिक, दोनों शब्द याद रखना, शारीरिक या यांत्रिक विधि से कोई नया प्रशिक्षण या शरीर में कोई नई शक्ति धारण करना। जैसे साइकिल चलाना आप किताब पढ़कर सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख सकते। क्या करना पड़ेगा? हमें शारीरिक शक्ति काम लेनी पड़ेगी, मतलब अभ्यास। बहुत अच्छा शब्द है। अभ्यास के द्वारा जो कुछ हम नया सीखते हैं। अभ्यास कैसा? शारीरिक अभ्यास। जैसे साइकिल चलाने के लिए हमें शारीरिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब हमें साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तैरना किताबी ज्ञान से हो सकता है क्या संभव तैरना सीखना? नहीं। क्या करना पड़ेगा? हमें तैरने के लिए प्रशिक्षण कर लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तैरने के लिए, है ना। दौड़ना, धावक बनना, ऊंचाई या हिमालय पर्वत पर चढ़ना, कोई भी उदाहरण ले लें जहां पर हमें अभ्यास के शारीरिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वहां पर उससे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? कौशल, है ना। प्रशिक्षण मैंने बता दें किसी प्रकार का प्रशिक्षण। ये आपका क्या है? देखो, जब मैं आपको बीएड में क्लास लेता हूं, है ना, तो वहां मैं दो बातें निश्चित बताता हूं, हर क्लास में आपको याद हो तो, कि शिक्षण और प्रशिक्षण। बीए तक, एमए तक तो आप शिक्षण लेकर के आए, बीए एमए तक तो आप शिक्षण के माध्यम से अधिगम करके आए, और बीएड में आकर आप शिक्षण, ना तो मैं शिक्षण करा रहा हूं और ना ही आप शिक्षण के माध्यम से सीख रहे हैं, बल्कि मैं क्या करा रहा हूं? प्रशिक्षण। और आप क्या कर रहे हैं? क्या ले रहे हैं? प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षण नहीं। इसलिए तो बीएड को क्या कहते हैं? प्रशिक्षण कहते हैं।
है ना। समझ गए। शिक्षण प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण क्या है, जब हम कोई चीज को बार बार प्रयास और अभ्यास करके सीखें, है ना। तो हमें कहने का मतलब यह है कि कुछ भी जोड़ दें, भाषा को सीखना, दौड़ना सीखना, तैरना सीखना, चलना सीखना, है ना, या फिर किसी प्रकार का नया ज्ञान प्राप्त करना, वो कब संभव होगा, जब हमें बालक की अभिक्षमताओं का अनुमान पहले से हो जाए, है ना। आदि की योग्यता विकसित करना। अब ये योग्यता कब विकसित होगी, भविष्य में। और जिस दिन योग्यता विकसित हो जाएगी उस दिन वो अयोग्यता नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगी, योग्यता हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण दे दूं कि कोई बालक ने आज से दौड़ना प्रारंभ किया, निश्चित है उससे प्रॉब्लम्स आएंगी, निश्चित है उसका दौड़ने में मन नहीं लगेगा, निश्चित है वो धीमी गति से दौड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, रोजाना दौड़ेगा, तो ये सारी समस्या उसकी खत्म हो जाएगी। क्यों दौड़ना प्रारंभ किया, एक बार पहले ही दिन जब उसे प्रॉब्लम्स आई, क्यों नहीं रुक गया वो दौड़ने से, क्योंकि उसमें अभिक्षमता थी उसे, और जो प्रशिक्षण उसे दे रहा है दौड़ने वाला, मतलब उसका प्रशिक्षक या गुरु, उसको पहले से अनुमान उसने लगा लिया था कि इस बालक में दौड़ने की क्षमता है। तो अनुमान लगाना क्या है, या इस बालक में प्रतिभा छुपी हुई है दौड़ने की, ये पहले से पहचान कर ली। तो उसने उसको दौड़ने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। तो किसके आधार पर किया, योग्यता क्षमता के आधार। और जिस दिन वो एक धावक बन गया, उस दिन वो अभिक्षमता नहीं रही, बल्कि क्या बन गई, उसकी केवल क्षमता बन गई, योग्यता बन गई। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कौन, फ्री। ठीक है, अब समझ गए आप। हम अब आगे देखते हम नेक्स्ट एक चीज और इसमें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अभियोग्यता व्यक्ति की वर्तमान स्थिति जो उसके भविष्य की ओर संकेत करते हैं। ये इसका निचोड़ है दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये वाला है ना, भावी का भविष्य। तो इसको और क्लियर करना है आप, ताकि अभी क्षमता को भूलना मत। तो दोस्तों ये चीज आपको इस पेपर में असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, इसके बाद साइकोलॉजी में, और सबसे बड़ी बात जब आप कोई टीचर कंपटीशन में बैठेंगे तो वहां पर ये अभिरुचि, अभिक्षमता और अभिवृत्ति तीनों टॉपिक है आपके, है ना। और आज वो चीज आपको बताऊंगा जो आपको निश्चित रूप से आजकल वो कंपटीशन में आती है ना। तो क्या बोला मैंने, अभियोग्यता, एक तो ये याद रहेगा ना आपको कि अभिक्षमता और अभियोग्यता एक ही बात है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड, है ना। तो अभियोग्यता व्यक्ति की वह वर्तमान स्थिति है जो भविष्य की ओर संकेत करती है। क्लियर हो गया है आपको। देखो वर्तमान स्थिति मतलब, वर्तमान स्थिति का मतलब क्या है कि इसका संबंध वर्तमान से नहीं है, लेकिन अनुभव कब होगा, वर्तमान में। और कब के लिए होगा, भविष्य के लिए। मैंने उदाहरण दे दिए कि ये बालक 10 किलो वजन आगे उठा सकता है। आज तो वो 10 किलो वजन, आज तो वो 5 किलो वजन उठा रहा है, वर्तमान हो गए। लेकिन वह 10 किलो वजन उठा सकता है, तो कब के लिए, भविष्य के लिए। कब अनुमान लगाया, वर्तमान में। तो अनुमान तो कब लगा रहे, वर्तमान में, आज। लेकिन कब के लिए लगा रहे, भविष्य के लिए। 10वीं में 90% नंबर आए, कब आए, आज, वर्तमान में। और अनुमान क्या लगा लिया कि भविष्य में ये इंजीनियर बन जाएगा। तो अभिक्षमता का अनुमान वर्तमान में लगता है, लेकिन कब के लिए लगता है, भविष्य के लिए लगता है। एक बात। दूसरी बात, ये जो मैंने किताबी भाषा लिखी नहीं आपको, कि बिल्कुल एक एक शब्द सेट करके
कि अभियोग्यता व्यक्ति की वह वर्तमान स्थिति है जो भविष्य की ओर संकेत करती है। जरूरी नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन आए एग्जाम में तो जो भी तो लिखे आप इसको अपने शब्दों में लिखें, ज्यादा नंबर आएंगे। जैसे ही लिखा है, भावी कार्यों को करने की क्षमता का वर्तमान में अनुमान लगाना ही अभिक्षमता। अनुमान कब लगाया? वर्तमान। ये मैंने अपने भाषा में लिखा, इस तरह से आप लिखा, अच्छे नंबर आएंगे। क्लियर हो गए? अब देखते हैं हम अभिक्षमता की विशेषता, है ना। अभिक्षमता की विशेषता, बस ज्यादा विशेषता नहीं है। और आपको मैंने जो अभी अर्थ परिभाषा धारणा वगैरह बताई थी, इसमें अभिक्षमता की सारी विशेषता आ जाती है। जैसे पहले कि अभिक्षमता वर्तमान गुणों का समुच्चय है। मैं लिख दूं इनको जल्दी जल्दी, आप खुद विशेषता बना सकते हैं। अभिक्षमता वर्तमान गुणों का समुच्चय है। समुच्चय मतलब समूह है, समूह है जो व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं का, भविष्य की क्षमताओं का अनुमान लगाते हैं। दूसरा है ना, इसी तरह दूसरा ले लें। अभिक्षमता किसी वस्तु का नाम न होकर अमूर्त संज्ञा है। अभिक्षमता किसी वस्तु का नाम न होकर अमूर्त क्षमता है। सही है क्या? मतलब कोई वस्तु नहीं है अमूर्त, जिसको हम हाथ में ले लें, जिसको हम देख लें या जिसे हम छू लें, है ना। ये क्या है? एक अमूर्त संज्ञा है, मतलब केवल अनुमानित किए हुए विचार है ना। अगला देखें ऐसे नंबर 3, अभिक्षमता वर्तमान वस्तु स्थिति होने पर भी भविष्य की ओर दिशा निर्देशित करती है। आपको बता मैं क्यों हंस रहा हूं? अभिक्षमता वही बात है, वर्तमान स्थिति होकर भी भविष्य की ओर संकेत करती है ना। बताऊंगा मैं क्यों हंस रहा हूं, है ना। अच्छा लग रहा, कुछ महसूस हो रहा है, इसलिए हंसा था मैं। कोई बात नहीं। अगला देखें, अभिक्षमता रुचि योग्यता एवं संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है ना। क्या है? चौथा, अभिक्षमता का व्यक्ति की रुचि, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्यक्ति की रुचि योग्यता एवं संतुष्टि, रुचि योग्यता एवं संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ संबंध होता है ना। नेक्स्ट, अभिक्षमता से शिक्षक और अभिभावक बालक को
व्यावसायिक, शैक्षिक और व्यक्तिगत निर्देशन देते हैं। यहां मैंने एक चीज और आपको सिखा दी दोस्तों, गौर करो कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं निर्देशन कितने प्रकार का होता है। तो निर्देशन 3 प्रकार का होता है, व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, अब ये निर्देशन क्या है कि आगे तुम क्या करोगे, आगे तुम्हें कौन सी क्षेत्र में जाना चाहिए, आगे तुम्हें कौन सा विषय चुनना चाहिए, किस प्रकार की नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, ये सारी चीजों का अनुमान हम बड़े होने के नाते कौन सी शक्ति से लगाते हैं, अभिक्षमता से लगाते। ठीक है दोस्तों, और लास्ट इसकी और विशेषता देख लें, किसी व्यवसाय में प्रवीणता प्राप्त करने हेतु किसी व्यवसाय में प्रवीणता, या इसको हम क्या कहते हैं, कुशलता प्राप्त करने हेतु अभिक्षमता का होना आवश्यक है। अब देखो, अभिक्षमता का होना का मतलब क्या है, देखो मैंने एक जगह लिखा है कि अभिक्षमता का संबंध रुचि से होता है, योग्यता से होता है। देखो आप कहीं ना कहीं लिखा है मैंने, अभिक्षमता के व्यक्ति रुचि, योग्यता एवं संतुष्टि, है ना, यह अभिक्षमता बात है। तो अभिक्षमता का संबंध रुचि से, योग्यता से और व्यक्ति का लिखा है संतुष्टि से। तो जब बालक की किसी व्यवसाय में रुचि होगी, उस व्यवसाय को करने की उसमें योग्यता होगी और उस व्यवसाय से उसे संतुष्टि मिलेगी, इस बात का हमें पहले से अनुमान लग जाता है। कब लगेगा, जब हम उस बालक का अभिक्षमता मापन करेंगे, तो निश्चित रूप से उस बालक को उस व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, अभिक्षमता की कुछ विशेषता है ना। और लास्ट में मैं एक और चीज इसी में ले रहा हूं आपको, है ना, वो क्या है, अभिक्षमता मापन, है ना, बस। और दोस्तों, चूंकि मैं अभिक्षमता मापन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी मैंने बताया कि निश्चित रूप से जब आप टीचर एग्जाम में बैठेंगे कंपटीशन में, तो रीट, तो आजकल रीट भी कोई RS से कम नहीं है, रीट क्लियर कर। तो रीट, सेकंड ग्रेड टीचर TGT, PGT फर्स्ट ग्रेड टीचर स्कूल लेक्चर, सभी में अभिक्षमता मापन, अभिरुचि मापन, अभिवृत्ति मापन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको अभिक्षमता मापन के नाम बताऊंगा, बस आपको क्या याद रखना है दोस्तों, केवल याद रखना आपको कौन कौन से मापन अभिक्षमता से संबंधित है, या अभिक्षमता मापन कौन कौन से है ना। जैसे तो सबसे पहले देखते हैं हम, तो दोस्तों अब मैं आपके लिए लास्ट में बता रहा हूं अभिक्षमता मापन या अभिक्षमता परीक्षण के प्रकार, है ना। ये आपके लिए मैंने बता दिया भी आपको, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से, है ना। तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि आपके बीएड के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी आपकी इसमें हो जाए, है ना दोस्तों। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भगवती टीटी कॉलेज का YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों को फायदा हो, और जितने भी वीडियो यहाँ से इस संस्था से बनाए जाए वो आप तक लिंक पहुंच जाए और आप तुरंत उसका आपको पता लग जाए और आप उसको देख लें, पढ़ लें या सुन लें, है ना दोस्तों।
आप तो देखें, अब मैं आपके लिए सारे टेस्ट, एप्टीट्यूड के जितने भी टेस्ट है वो आपके सामने लाया हूं लिखकर, है ना। इनको प्लीज आप जरूर नोट कर लें, और इनमें मैं आपको साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। तो बीएड के दृष्टिकोण से तो सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई आपको जब क्वेश्चन आएगा तो निबंधात्मक आएगा या फिर लघुतरात्मक में आ गया तो क्या पूछेंगे कि कोई एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम बताइए, है ना। हर टेस्ट 1 नंबर का हो जाएगा या आधे नंबर का, 5 नंबर का हुआ तो 5 नंबर हो गए आधे आधे के। या फिर निबंधात्मक देंगे कि 4 टेस्ट दे देंगे, इन टेस्टों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब वो 4 टेस्ट कौन से आ जाए, है ना। और कंपटीशन की दृष्टि से मैं यहाँ पर कुछ अनुमानित इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, उनको जरूर आप याद करना, है ना। जैसे अब देखते हैं, पहला कौन सा है, स्ट्रोमबर्ग दक्षता परीक्षण। अब इसमें जो ये है ना स्ट्रोमबर्ग, ये नाम है ना, जिस व्यक्ति ने इस टेस्ट को बनाया दक्षता परीक्षण को, उसने अपने नाम पर दे दिया स्ट्रोमबर्ग। ये स्ट्रोमबर्ग नाम का एक मनोवैज्ञानिक है जिसने एक दक्षता एप्टीट्यूड परीक्षण बनाया। तो स्ट्रोमबर्ग दक्षता परीक्षण इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से। क्रॉमफोर्ड सूक्ष्म अंग दक्षता परीक्षण इंपॉर्टेंट है। क्रॉमफोर्ड व्यक्ति का नाम है। फिर ओ कॉर्नर उंगली दक्षता परीक्षण और ओ कॉर्नर चिमटी दक्षता परीक्षण। अब इसमें उंगली दक्षता परीक्षण इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे नाम है, सुंदर नाम है, जल्दी याद हो जाएंगे। ओ कॉर्नर उंगली दक्षता परीक्षण और ओ कॉर्नर चिमटी दक्षता परीक्षण। मिनेसोटा व्यक्ति का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में आता रहता है मिनेसोटा। और थर्स्टन जो आएगा, तो मिनेसोटा यांत्रिक असेंबली परीक्षण, मतलब आपको क्वेश्चन आ गया कि असेंबली यांत्रिक असेंबली परीक्षण किसने बनाया, उत्तर आ गया मिनेसोटा ने। फिर मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण। फिर ये इंपॉर्टेंट आ रहे क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण इंपॉर्टेंट है ना। फिर थर्स्टन प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, ये मैंने साइकोलॉजी में भी आपको बताया, सॉरी। थर्स्टन प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं तो ये कह रहा हूं जितने भी लगा सको लगा लो। साइकोलॉजी में बताया, आपको याद हो तो साइकोलॉजी में इसका नाम था 7PMA। मतलब थर्स्टन ने कितनी मानसिक योग्यता बताई, 7। प्राथमिक मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, है ना, 7PM। फिर इंपॉर्टेंट है फ्लैंगर अभिक्षमता वर्गीकरण परीक्षण, है ना। अंग्रेजी आ जाए तो कैसे आ जाएगा, फ्लैंगर एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमता। अब देखो छात्र वर्ग, है ना, छात्र वर्ग के लिए कुछ विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण भी बनाए गए हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षमता कि कौन से छात्र की कौन से क्षेत्र में ज्यादा रुचि है ना। जैसे देखो संगीत क्षेत्र, म्यूजिकल, कला क्षेत्र, भाई कोई भी संगीत में रुचि हो सकती है, कोई की कला में, है ना, कोई की चिकित्सा क्षेत्र में, किसी कानून क्षेत्र में, कोई की अध्यापन टीचिंग क्षेत्र में, मतलब शिक्षक बनने में, किसी की विज्ञान मतलब साइंटिस्ट बनने में, किसी की तकनीकी मतलब इंजीनियरिंग बनने में, है ना। तो किसी भी क्षेत्र में अभिरुचि हो सकती है। अब उस अभिक्षमता का अभिरुचि का मापन तो हम करें, जब तो पता लगेगा कि उसकी कौन से क्षेत्र में अभिक्षमता है या कौन से क्षेत्र में उसके लिए कौन से क्षेत्र में उसके आगे बढ़ने की संभावना है। इसका मापन हमें करना पड़ेगा। और यही आपके क्या है, कुल अभिक्षमता परीक्षण या अभिक्षमता मापन के प्रकार है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक टॉपिक मैंने करा दिया अभिक्षमता। ओके, थैंक यू।